मैं तो सोच रहा था कि थोड़ा लेट आएगा, आप लोगों को तो बहुत जल्दी नंबर देंगे। चलिए बाहर, वीरों की धरती, पूर्वांचल की धरती, संत कबीर नगर को, संत कबीर नगर के सभी साथियों का बाद में भी हो जाएगी। आइए। हे सिलवान जी, अब आप बैठ जाए तो मैं खड़ा हो गया, मैं अपना आप बिठा लूंगा, मुझे पता है कैसे सबको उठाना है। बैठिए। आभार आप सभी का, सबसे ज्यादा आभार मेरे साथ आए हैं डॉक्टर पीके सागर, प्रदेश के महासचिव में समय नहीं दिया गया। सत्येंद्र भारती, प्रदेश के संगठन सचिव में समय नहीं दिया गया। निखिल राव जी, बबलू गौतम जी, कमलेश सचान जी, यहाँ के जिला अध्यक्ष और हमारे तमाम साथी, पार्टी के बहुत वरिष्ठ साथी यहाँ पर है, उन सबका समय काट दिया गया। बहनों को भी समय नहीं दिया गया। मैं आप सभी का आभार करता हूँ कि आप सब लोगों ने अपना समय मुझे दे दिया। देखिए, जहां अनुशासन नहीं वहां शासन नहीं। और ये जो युवा ना, ये 15 साल के, 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के, ये आने वाला भारत है कि कल का भारत कैसा होगा वो ये तय करेंगे। आप लोग नहीं, हम लोग भी नहीं, समझ रहे हैं? जो हम इन्हें सिखाएंगे ये वो सीख जाएंगे। भाई मेरे में कमी है, एक तो पश्चिम का रहने वाला, भाषा को थोड़ा की जाता है, ठीक, थोड़ा क्रोध भी आ जाता है। अगर यहाँ मंच पे बात करें तो आप नीचे चले जाओ, उधर जाकर बात करो। जब तक मैं मंच पर खड़ा हूँ तो आपकी आवाज नहीं मुझे सुननी चाहिए किसी की। हाथ जोड़कर निवेदन है, आपको तो मैं बैठ जाता हूँ, माफी चाहूंगा। जो हम इन्हें सिखाएंगे वो सीख जाएंगे, और जो हमें नहीं सिखाएंगे वो ये नहीं सीखेंगे। और ये तो सब जानता है ना, स्कूल में बच्चा जाता है जब एबीसीडी सीख पाता है, वो घर रह कर नहीं सीखता, घर तो घास खोदना सीख सकता है। तो हम इन्हें बैठना सिखाएंगे तो बैठना सीखेंगे, और आप इन्हें अनुशासन हिंदा सिखाएंगे तो अनुशासन हिंदा ही सीखेंगे। अब आप सोचिए, आप इनको अनुशासित बनाना चाहते हैं या गैर अनुशासित? जो अनुशासित इन बच्चों को बनाना चाहते हैं वो सब लेकर के इनको कुर्सी पर बैठाए, कुर्सी बहुत सारी खाली। चलिए सब लोग जो यहाँ खड़े हुए हैं, सब लोग बैठे, कोई भी साथी खड़ा ना रहे, आप लोग भी साथ खड़े ना रहे। बैठाइए, अगर 1 मिनट में सब लोग बैठ जाइए। कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे करनी है, नेता मैं हूं नहीं, भाषण मुझसे देना आता नहीं है। कुछ सच्चाई जो आप लोगों से पूछनी है, आप लोगों को बतानी है। चलिए, शुक्रिया आप सब लोग मेरे कहने से बैठे। संत कबीर की सरजमी, तथागत बुद्ध की सरजमी, संत कबीर नगर को मैं नमन करता हूं। इस धरती पर उपजे महापुरुष, या इस धरती पर पैदा हुई विचारधारा आज भारत में नहीं पूरे विश्व में विख्यात है। मैं यहाँ बैठे सभी साथियों क्रांतिकारी सलूट करता हूं कि वो इस पावन धरा के रहने वाले हैं। मैं यहाँ बैठी इस मातृशक्ति को, वो मातृशक्ति, मुझे लगता है 1 मिनट के लिए सब लोग मुझे गौर से सुने, फिर बात करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो मेरी बहनें जो बोल रही हैं आपस में, घर बोलती रहती है, माँ मेरी तरफ देख लो 1 मिनट के लिए। देखो, मैं यहाँ आया हूँ, बहुत सारा खर्च हुआ है पैसा। ये मेरी टीम, इन्होंने मैंने पर्ची दी, किसी के 200 रुपए काटे, किसी के 300 काटे, किसी ने 50 भी दिए हैं। बहुत सारा पैसा खर्च कर मुझे यहाँ बुलवाया कि क्षेत्र में ये रहे कि संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश का हिस्सा है और ये भीम आर्मी के लोग यहाँ काम करते हैं। इन्होंने मुझे यहाँ लाख रुपए खर्च करते हुए मैं जानता हूँ। जब मैं आया तो सारी माताएं फूल लेकर खड़ी थी, फूल डाल रही थी। रास्ते में आता गया तो ना जाने कितनी मालाएं मेरे गले में डली। मैंने पहले कहा पश्चिम का रहने वाला हूँ, भाषा थोड़ी अक्कड़ है, स्पष्ट कहने की आदत है। जो साथ मेरे रहते हैं वो तो बुरा नहीं मानते, आपको बुरी लगे तो मैं कहने जा रहा हूँ। ये सब चीजें व्यर्थ है। ये मुंह, ये फूल, ये मालाएं, ये लोई, ये सम्मान, ये गाड़ियों का काफिला, ये मोटरसाइकिलों का काफिला, ये सब व्यर्थ है, कुछ नहीं है, बेकार है। अगर आप मुझे ना सुने तो ये
जो लाखों रुपए खर्च हुए हैं, आप यहाँ पूरे दिन का समय लेकर बैठे हैं, ये सब बेकार है, व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं है इसका। मेरा ये मानना है कि अगर आप कहीं जाते हैं तो वहां से कुछ लेकर आए या वहां कुछ देकर आए। इसलिए मेरा निवेदन है कि थोड़ा समय है, आप जो है पूरे सुनने का प्रयास करें। हालांकि मैं चुप आपको अपनी जुबान से भी कर सकता हूँ, जैसा नेता करते हैं ना, चुप चटकीला भाषण दे दिया, अच्छे से 2 डायलॉग मार दिए, तो आप देखने लगेंगे, चुप हो जाएंगे, बिल्कुल शांत माहौल रहेगा। वो मैं करना नहीं चाहता। तो मेरा निवेदन है, सुनने का प्रयास करें, खासतौर से आज की परिस्थितियों को समझने का प्रयास करें। ये जो महिलाएं जो बैठी हैं यहाँ पर, ये जरूर समझने का प्रयास करें क्योंकि तुम ही वो हो जो इन औलादों को पैदा करती हो, इनको बड़ा करती हो और इनको मजबूत कर सकती हो, इस देश को मजबूत कर सकती हो, तो वो तुम ही हो। तो मैं सारे संतों गुरुओं को एक लाइन में नमन करते हुए यहाँ की आयोजक कमेटी का बिना नाम लिए आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी भारत एकता मिशन की आयोजक कमेटी का पूर्वांचल के उत्तराखंड के सभी पूर्वांचल के उत्तर प्रदेश के सभी साथियों का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। वो बात शुरू करता हूं जो बात हर घर घर में होनी चाहिए। वो बात करना चाहता हूं जो भारत के हर कोने में जाकर के जिस बात की चर्चा होनी चाहिए। मेरा जन्म उस समाज में हुआ है जहां शोषण के सिवाय आज तक मेरे पुरखों को कुछ नहीं मिला। वो चाहे बुद्ध हो, वो रैदास नानक कबीर हो, वो फूले पेरियार हो या कोई अन्य महापुरुष हो, शोषण के सिवाय जिनको कुछ नहीं मिला, मैं उस परिवार में जन्मा हूं। और मैं ही नहीं, आप भी उस कहीं ना कहीं उस परिवार का हिस्सा है। यहां एक फोटो लगी हुई है, बहुत महत्वपूर्ण फोटो लगी हुई है। वो देखिए, माता फातिमा शेख की फोटो लगी है। जब मैं फोटो देख रहा था तो मेरी निगाह पड़ी इस फोटो पर। माता फातिमा शेख को जानते, कितनी बहनें जो जानती हैं फातिमा शेख कौन थी? बहनों को कहा मैंने, माँ को, बहनों को। कोई जानती है? आदि महिला हाथ खड़ा करके बताए आराम से। सवाल एक पूछूंगा, 1 2, आप तो जानते हो कि आप तो घर मिशन की पक्की है। बताओ, माता फातिमा शेख वो है जब इस देश के अंदर महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले तुम लोगों के लिए, इस देश के शूद्रों के लिए, छूतों के लिए, महिलाओं के लिए शिक्षा के लिए लड़ रहे थे, स्कूल खोल रहे थे। तो जिस समय माता सावित्रीबाई फुले को किसी ने जगह नहीं दी ना, तो सन 1848 के आसपास, हो सकता है मेरा सन आगे पीछे हो गया हो, आसपास माता फातिमा शेख ने माता सावित्रीबाई फुले को जगह दी और महिलाओं के लिए इस देश में सबसे पहला स्कूल खोला गया। तो ये बातें यही बताने आए, वो कुछ नहीं। आज व्यवस्था देखिए, यहां पर मौजूदा सरकार जो सरकार है, लोकतंत्र के हिसाब से आती है। सरकारें लोकतंत्र के हिसाब से आती है। कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है कि जिस ओर मत ज्यादा पड़ेंगे उस ओर सत्ता स्थापित होगी, वो लोग अपनी व्यवस्था स्थापित करेंगे। मैं सरकार की बात पर सीधा इसलिए आया हूं, मैं बताना चाहता हूं आप सब लोगों को कि आप वो ताकत है कि जो चाहे इस देश में कर सकते हैं। अगर एक बार अपने वोट की ताकत को पहचाने, कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे भाई भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सामाजिक कुछ बता नहीं, सीधा राजनीति पर आ गए। मैं सामाजिक ही बता रहा हूं। जो लोग अपनी वोट की क्षमता को पहचानते हैं वही देश निर्माण कर सकते हैं, वही गांव, शहर और जिलों का निर्माण कर सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर लोकतंत्र में ताकत वोट किसने लेकर के गए कि शोषित वंचित वर्ग जो है ये उस वोट का सही प्रयोग करेगा। महापुरुषों ने कहा जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हालांकि ऐसा नहीं है, जिसकी जितनी संख्या वाली है वो तरफ यहाँ गुलाब है। आज चंद इतनी सी जनसंख्या वाले लोग इस देश पर राज स्थापित किए हुए हैं, खूब उल्टा सीधा करते हैं। अभी शायद गोरखपुर की इलाहाबाद की बात है, वो 2 हत्याएं हुई हैं, अलग अलग जाति के व्यक्तियों की 2 हत्याएं हुई हैं। एक हत्या पर यहाँ के सारे हिंदू संगठनों ने बवाल मचाया और एक हत्या पर सब मौन रहे। ये दोहरा चरित्र जान रहा है। एक व्यक्ति इस देश में जाति के आधार पर स्वर्ण था,
और एक व्यक्ति इस देश में जाति के आधार पर बैकवर्ड था। उन दोनों की हत्या हुई, लेकिन दो हत्याओं के अलग अलग पहलू रहे। एक पर एक के सरकार पक्ष में आती है, दूसरे के विपक्ष में जाती है। हालांकि संविधान ये कहता है जो गलत है सरकार उसके विरोध में रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जानते क्यों? समझ रहे हैं? अब मेरी बातों का कड़वा गुट पीने के लिए तैयार नहीं है। जिनकी कौम निकम्मी होती है, जो अपने पूर्वजों के किए गए काम को आगे नहीं बढ़ा सकती, जो इस अथक प्रयास को भी नहीं कर सकती कि जो पूर्वज दे के गए उसी को रोक कर रख ले, तो उसको मैं निकम्मा कहता हूं। मैं भी इसी में हूं, मैं अलग नहीं हूं। कोई कहता हूं मैं अलग से हूं, हम सब लोग किसी का हिस्सा हैं। हम कभी नहीं सोचते कि इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 5000 साल की गुलामी के बाद, उस गुलामी में पता क्या था? दक्षिण भारत में दलितों की महिलाओं को छाती तकने का अधिकार नहीं था। ये मैंने कहता गूगल पर सर्च मारिएगा, बुरा मत मानिएगा। माता बेटी बैठी हो तो गौर से बुरा मानने की जरूरत नहीं, ये सच्चाई है। दक्षिण भारत में छाती रखने का अधिकार नहीं था, कर देना पड़ता था। इस उत्तर भारत में भी और पूर्वी भारत में भी हम सड़क पर घाट पर नहीं बैठ सकते थे, घाट से नीचे बैठते थे। मेरे खूब याद है आज भी, जब मैं छोटा सा गांव में जाता था ना, तो बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी। पूरे दिन का ठेका रख लिया जाता था कि तेरा शरीर 500 रुपए में ठेके पे ले जाता है, पूरे दिन तुझे मेरा ठेकेदारी करनी पड़ेगी, और वो जो काम कहता था वो करना पड़ता था। मैंने खुद देखा। जिनके पूर्वजों के साथ इतना कुछ हुआ हो, इतनी दुर्दशा हुई हो, वो सुनना नहीं चाहते, कुछ करना नहीं चाहते। जिनके पूर्वजों ने यहाँ की व्यवस्था को चुनौती दी हो, जिन्होंने सारी महिलाओं को अधिकार दिए हो, ये तुम जो मुंह खोल के बैठी हो ना, ये किसी भगवान की देन नहीं है, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। वो ना होते तो तुम मुंह खोल रहे। ये जो पुरुषाली बजा रहे हैं ना, अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना आते तो यही तुम्हें पैर की जूती कहते, तुम पैर की जूती हो और घर रहोगे, बाहर नहीं रहोगे। आज तुम मुंह खोल के बैठी हो, ये किसी की देन है तो सिर्फ एक इंसान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है कि महिलाओं को पूरे अधिकार। 5000 साल की गुलामी के बाद संविधान के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर हथियार चले गए। ये संविधान, इसको जिंदा रखना, जब तक ये जिंदा है तो मुझे जिंदा समझो। लेकिन अफसोस, जो 5000 साल मनुस्मृति का राज रहा, उसको तो भूल गए। जो 70 साल में उपलब्धि मिली वो याद रख करके टीवी पे खुश हुए, और जो लोग हमें आगे बढ़ता नहीं दे सकते, उन्होंने रिजर्वेशन खत्म करने का ठीक रखा, उन्होंने बराबरी का अधिकार का ठीक रखा, और हम बोल रहे, उन्होंने प्रमोशन में रिजर्वेशन छीना, हम बोल रहे। वो आज इलेक्शन पर मुखारबाद करते हैं, फिर चुप है। तो कैसे लोग कर रहे हैं? कितने निकम्मे लोग हैं? हमारे गलती औलाद है, हम अपने बाप दादा को मान भूल गए। अगर असल की औलादे हो तो मान याद रखो। हमें वो व्यवस्था आगे बढ़ानी है जो हमारे बाप ने, दादा ने, परदादा ने आगे बढ़ाई। संत कबीर ने किसी को डंडा नहीं मारा, संत रैदास ने डंडा नहीं मारा, तथागत बुद्ध ने गाली नहीं दी। बराबरी के लिए वो लोग लड़ते लड़ते यहां से चले गए, आडंबरवाद का विरोध करते करते चले गए। और हम क्या कर रहे हैं? हम एक कार्यक्रम की व्यवस्था नहीं बना पाते। हम चंद लोग, आप जानते हैं कि अगर हम एक बार इकट्ठा हुए तो क्या होगा? ये जो मैं यहां खड़े होकर बोल रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 मुझे आजादी दे रहा है कि आप मंच पर जाओ, माइक और दहाड़ो, खूब बोलो। मनु समझते तो मेरी जीभ कट चुकी होगी अब तक, समझ रहे हैं? संविधान का आर्टिकल 19 मुझे आजादी दे रहा है बोलने की। ऐसे खड़ा तो मैं नहीं बोल रहा। आप भी कहीं खड़े होकर भाषण देते हैं तो आर्टिकल 19 आपको आजादी देता है बोलने की। कितनों को ध्यान है इस चीज का? बताइए आप खड़े करके। ईमानदार कहते हैं झूठ मत बोले, मैं जानता हूं समाज मेरा झूठ बोलता। बताओ 1% लोग ऐसे नहीं है जिसको इस चीज का पता था कि हमें बोलने की आजादी आर्टिकल 19 देता है। आप सोचिए ना यार, खुद सोचिए, बुरा मत मानिएगा। जिसके बाप दादा ने संविधान लिख दिया हो और जिनके लिए लिख दिया हो, उन्हें जानकारी नहीं है, क्यों नहीं है? अच्छा कोई बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में शिक्षा का अधिकार?
बताओ कोई साथ, कोई बहन, कोई भाई बताओ। सब तुम हो गए। सुने बात मेरी, ये जो माताएं गौर से मेरी बातों को सुने, क्योंकि मैं आपके हित की बात ज्यादा करूंगा। कि मैं जानता हूँ ये समाज दारू पी के जो है ना पूरे दिन झाड़ी करता है, शाम को दारू पी के घर में बढ़ा आता है। और आप होती रहती हो बच्चे की फीस कैसे लाएगी, वही बता रहे हैं बच्चे की फीस कैसे लाएंगे। आर्टिकल का 21 के आजादी देता है भारत के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा की बिल्कुल आजादी देता है और फ्री शिक्षा की आजादी देता है। किसी को ये लगे कि मेरे घर में पैसे नहीं है, क्या सिटी हो रही है यार, इसका मुद्दा रुकाओ। किसी को ये लगे, माता को ये लगे कि मेरे बच्चे को पढ़ाने की क्षमता नहीं है, मैं पैसे नहीं दे सकती, तो यहाँ के कलेक्टर की छाती पर जाकर खड़े हो जाना, कहना कि मेरे घर में पैसे की व्यवस्था नहीं, मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 के मुझे आजादी दे रहा है कि मैं इसकी पढ़ाई के लिए जाकर लड़ूं तुम लोगों से। उसकी हिम्मत नहीं होगी अगर वो ये कह दे नहीं इसकी मैं व्यवस्था नहीं करूंगा। और अगर वो व्यवस्था ना करे फिर बीमार के लोगों को बात करना, बीमार के लोग करेंगे व्यवस्था बच्चों को पढ़ाएंगे। इसलिए आया हूं कि जानकारी आप तक हो, आप सवाल पूछना सीखे। यहाँ बैकवर्ड के भी लोग होंगे, बैकवर्ड के लोग, बैकवर्ड जानते कौन? वो देखो छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार साहब, महात्मा ज्योतिबा फुले, नारायण गुरु, तथागत बुद्ध, इतने नाम बैकवर्डों के जो आंदोलन है, ये बहुजन आंदोलन कहते हैं, ये बैकवर्डों का आंदोलन है। देखिए हम बैकवर्डों के ही काम कर रहे हैं। राजदीप चौधरी साहब बैठे मेरे सामने, पेरियार साहब बैकवर्ड आंदोलन चलाए किसके लिए? दलितों के लिए। फुले साहब बैकवर्ड आंदोलन चलाए किसके लिए? दलितों के लिए। लेकिन आज खो गए, कहीं चले गए, भारतीय इतिहास और अपने इतिहास को भूल गए। भारत के इतिहास को हम देखते हैं तो दो चीजें हैं भारत के इतिहास में, तीसरा कुछ नहीं है। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्रिश्चन फलाने टिकड़े सब बेकार की चीजें हैं, तो राजनीति करने का फंडा है साहब। जब भारतीय इतिहास को देखते हैं दो चीजें निकलती है, अगड़ों पिछड़ों का युद्ध। अगड़े वो जो सामंती व्यवस्था गैर बराबरी महिला को पैदी जूती समझते हैं, पिछड़े वो जो बराबरी के खिलाफ नहीं रखते हैं, जो बराबरी रखते हैं कि कोई किसी जात किसी धर्म का हो, महिला और पुरुषों सब बराबर है, सिर्फ उनका युद्ध है। हम समझ ही नहीं पाए आज तक। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 340 साहब जानते हो आप तो, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 340 भारत के बैकवर्डों को सेफ रखता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको अधिकार देने से पहले भारत के बैकवर्डों को अधिकार दिए, पिछड़ी जाति के लोगों को। उस आर्टिकल 340 के तहत काशीराम साहब ने लड़कर और साथी काशीराम साहब, शरद यादव, रामविलास पासवान और तमाम नेताओं ने लड़कर इस देश में मंडल कमीशन लागू कराया। मंडल कमीशन जानते क्या? मंडल कमीशन लागू कराया। मंडल कमीशन लागू कराने के बाद भी उसकी चंद सिफारिशों को लागू किया गया। उस मंडल कमीशन में क्या? उसमें यहाँ के बैकवर्डों की आर्थिक स्थिति पर जिक्र है, इनकी शिक्षा के लिए योजना है, उसमें ये सब चीजें हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, जो बैकवर्ड ये कहता है कि मैं बीजेपी का बहुत खास आदमी हूं, मैं भी तो आरएसएस का तिलकधारी हूं, मुझे उससे दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन अपने इतिहास को और अपने आने वाली नस्ल को के जो अधिकार छीने गए हैं, उन अधिकारों के प्रति भी आपको सचेत रहना चाहिए। इसलिए मैं बता रहा हूं कि आर्टिकल 340 आपके आजादी दे रहा। लड़ाई हिस्सेदारी की, जमीन बांटनी है मैं किससे नहीं। लड़ाई सबसे पहले हम लोगों की मान सम्मान सम्मान की है साहब। मैं देखता हूं आज भी जब किसी बेटी के साथ रेप हो जाता है तो उसके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। मनीषा वाल्मीकि याद है मनीषा वाल्मीकि? तो मैं याद होगा, मैं बताऊंगा नहीं, इतना पता हुआ उसके उस बच्ची के साथ रेप हुआ था। मैं बताऊं क्या क्या हुआ था। ये यहां से यहां तक 6 घर चढ़ते हैं। ये रेप के बाद ये हड्डियां तोड़ी गई थी, ये मूरे तोड़े गए थे उस बच्ची के लिए, समझ रहे? बलात्कार करने के बाद इतनी दुर्दशा से बलात्कार किया था, जीभ काटने के लिए बच्ची। और वो 1 हफ्ता हॉस्पिटल में पड़ी सड़ती रही, सरकारी हॉस्पिटल में। कोई भारत का नेता, जितने नेता है, दलित नेता हो या कोई सब नेता हो, कोई भारत का नेता नहीं बोला। जब ये लोग बैठे ना नीले पट्टी वाले, ये लोग वहां गए, चंद्रशेखर वहां गए, तब
ये क्या बवाल है। जब सूचनाएं लगी ये हुजूम जो आज आबादी के हिसाब में इस देश में सबसे ज्यादा ये खड़ा होकर पहुंचा, तो पूरा देश हिल कि ये क्या समझ रहे। और पहली बार भारत में ऐसा हुआ कि बलात्कारियों के पक्ष में आरएसएस के लोगों ने सभा की, हाथरस के। सोचिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये दर्द है जो हम लोग सहते हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो लिख रहे हैं ना, वो दर्द जो अंदर है वो आप लोगों से बयां कर रहा हूं कि अब अपना सुधरे तो कभी नहीं सुधरते, बिल्कुल नहीं सुधरते। बहुत भी हो चुके नेता को पीछे हाथ जोड़ते हैं। ये लोग यहाँ बैठे, बताइए इनके बाप दादा कौन से नेता, कौन से का विशेष अधिकारी है। एक का नहीं मिलेगा, एक का भी, किसी का कोई 100-200 करोड़ की फैक्ट्री नहीं मिलेगी साहब। ये अपना घर बार छोड़ किस लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि इनको याद है कि बाबा साहब अम्बेडकर का कर्ज हम लोगों के सिर पर है। उनकी वजह से हम पढ़ पाए और हमारी वजह से अगली नस्ल अगर सुधर जाए तो उससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। अपने आप को समझाने का प्रयास कीजिए, अपनी ताकत को एकजुट करने का प्रयास कीजिए। हमारी पार्टी भी है, राजा समाज पार्टी बनाई, हमारे पदाधिकारी पार्टी में है, लेकिन उस पार्टी में इतनी ताकत नहीं वो आपको पैसे देकर आपका वोट खरीद सके ना। उसे कार्यकर्ता में इतनी तो ताकत है कि वो चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कलेक्टर हो, एसएसपी हो, गलत करता है तो वो उसका कार्यकर्ता उसके सामने जाकर खड़ा हो जाएगा और ये कहेगा जब तक न्याय नहीं करेगा तो तेरा हाथ बुरा। लेकिन वो पैसे देकर वोट नहीं खरीद सकते, है ही नहीं पैसा कहां से लाए, गरीब समाज के लोग हैं। आज ही जब पत्रकार मोदी बैठे थे चले गए, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, मुझे कहा भैया अपना कार्ड दे दो। हमने कहा साहब गरीब हो तो कार्ड कहां से आएगा, तो फिर उन्होंने मेरा नंबर फोन उससे लिखा, मैं समझने का प्रयास कीजिए। जिन लोगों से लड़ाई है उनके पक्ष में मत खड़े होइए, उनके साथ लड़ाई, उनको जवाब देने का समय आ चुका है। यहां बार बार उन्होंने इस आंदोलन को तोड़ा। राजा वैद्यनाथ याद है किसी को? अरे हमारे बाप दादा थे, राजा वैद्यनाथ याद है किसी को? यहाँ मुझको याद है राजा वैद्यनाथ, कहानी सुनाता हूँ हकीकत। अब से कुछ साल पहले जब इस देश पर बौद्धों का राज था, क्योंकि आप सब बौद्ध ही है, जो यहाँ कन्वर्टेड मुस्लिम है वो भी पुराने बौद्ध है, जो यहाँ ईसाई है वो भी पुराने बौद्ध है। जब कई साल पहले यहाँ बौद्धों का राज था तो बौद्धों के राजा 10वें राजा वैद्यनाथ की हत्या की गई और यहाँ के सामंती व्यवस्था के लोगों ने, जाति का नाम लूंगा फिर कहेंगे भाई तुम जातिवाद करते हो, यहाँ के सामंती व्यवस्थित लोगों ने राजा वैद्यनाथ की हत्या करके यहाँ पर अपना राज स्थापित किया। समझे? मैं इसलिए बता रहा हूँ साहब, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि उस समय भी यही कहा गया था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और आज भी यही कहा जा रहा है। सन 2007 से 12 की सरकार आई, 12 की सरकार आने के बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए था, पीछे होना चाहिए था। प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात आई तो सरकार में भी वो नहीं हुआ। सन 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनती है, सन 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनती है, एक बहुजन समाज पार्टी आइडियोलॉजी पर बनती है, एक जन बराबरी पर बनती है, आरक्षण पर बनती है, वो पूरे देश में स्थापित हो जाती है। हम बहुजनों की सत्ता वही की वही दम तोड़ देती है। जहां लोहिया की पार्टी बनाते हैं वो वही का वही दम तोड़ देती है। किस लिए? वो जो बाप से बेटे पर, बेटे से बेटे पर जाने की प्रथा है, इसलिए वहां आंदोलन खत्म हो जाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो समझिएगा, मैं तो चीख कर समझ तौर पर कहता हूं, पढ़ाइए अपने बच्चों को, आगे बढ़ाइए और फिर उनको सर्वे करने दीजिए कि अगर भगवान सिंह फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा पर नहीं चल रहा, बुद्ध पेरियार दले की विचारधारा पर नहीं चल रहा, तो बिना रतन सिंह का साथ छोड़ दे, इन सब का साथ छोड़ दे। समझने का प्रयास कीजिए। लड़ाई सत्ता की लड़ाई, ये लड़ाई आंदोलन की है, सच्चाई की है। गैर बराबरी के खिलाफ लड़ाई कई 1000 साल लड़ी महापुरुषों ने, वही लड़ाई हमें लड़नी है। अगर हम उस लड़ाई को नहीं लड़ सकते तो हमारा मर जाना बेहतर है, हमारे जीने का कोई फायदा नहीं है। मेरी टीम में सारे पढ़े लिखे लोग हैं, चंद्रशेखर भाई खुद लोग किए हुए, खुद पोस्ट देने में मैं खड़ा, यहां मेरी टीम बैठी है, कोई भी पोस्ट देने में सबसे कम नहीं है साहब। लोग दंगाई कर देते हैं, दंगाई तो है, बिल्कुल है। जो हमारी बहनों की तरफ गलत देखेगा ना, उसकी गर्दन उतारने के लिए तैयार है, दंगाई तो है। लेकिन मैं समाज से कहना चाहता हूं, काशीराम साहब कहते थे जब संसद द्वारा आ गया तो सड़कें फुल करो,
और सड़कें फुल हो जाए फिर संसद की ओर कूच करो। संसद और ज्यादा वारा होगी थी, 2 अप्रैल में दिखाया, लाए उसको उसकी औकात में, याद है 2 अप्रैल सब लोगों को, लाए जा संसद को उसकी औकात में। गुरु रविदास आंदोलन याद है दिल्ली में, 15 लाख लोग उतरे थे पूरे देश से। संसद को तो रोक दिया वाला होने से, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि सड़क पर खड़े होकर हम किसी को नौकरी नहीं दे सकते, कोई कानून नहीं बना सकते। वहां विधानसभाओं में, संसद में जब तक आप में से डाला के नहीं बैठोगे, कानून और वो बन नहीं सकते। और हम लोगों में सब में इतनी ताकत नहीं कि हर घर जा सके, लेकिन हाँ, आप लोग ठान ले, अपने गांव में जा करके समझाए कि वोट, सपोर्ट, नोट भीम आर्मी के लोगों को देंगे, रक्षण भीम आर्मी के लोगों को करवाएंगे। ये ठान लीजिए आप सब लोग। ये बात करता है 27 में खिलाओ, करके दिखा देंगे इनको, बताएंगे हमारी क्या औकात। लेकिन मेरे दोस्तों, उन चटकारदार भाषणों से, वो नेताजी कलम वाले कुत्तों से, उन बड़ी बड़ी गाड़ियों से देखकर भरमी मत होइए, बिल्कुल मत होइए। हमारी पहल है कि आपके बीच का व्यक्ति, आपके बीच से उठा हुआ व्यक्ति जाए, विधानसभा में जाए। सन 2022 के चुनाव में हमने अपने कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाया, उसने कहा भैया पैसे कम है, अपने का कोई जरूरत नहीं है पैसे खर्च करने की, जाओ मोटरसाइकिल पे, नहीं तो साइकिल पर जाओ, जितने गांव में जा सकते हो जाकर के विचारधारा खोलो। अभी मध्य प्रदेश का चुनाव था, मुझे बुलाया कि भैया एक प्रत्याशी बहुत गरीब है, आप उसका घर देखते मेरी आंखों में आंसू आ गए थे साहब। उसका घर कच्चा टूटा हुआ, लेकिन पिछले 17 साल से आंदोलन को चला रहा है। जब उसका मैसेज आया भैया आना है, मैं इतना गरीबों को, मेरे यहाँ कोई राष्ट्रीय लीडर नहीं आना चाहता, मैं उसके घर गया, उसके घर जाकर चाय पी, पूरा लाइव करके दिखाया सब लोगों को कि भीम आर्मी राजा समाज पार्टी के लोग एक दिन यहाँ पर भारत के अंदर सड़क से उठाकर लोगों को विधानसभा संसद में भेजने का काम करें। लेकिन ये काम अकेले नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। ये काम हो सकता है तो आप सब लोगों के सहयोग से, आप सब लोगों के समर्पण से खड़ा होने से हो सकता है। कुछ लोग बदनाम नादिन करने का काम करते हैं कि भाई ये गलत है, ये एजेंट है, ये वो है। मैं पढ़े लिखे लोग हैं, चाहते हम भी टीवी और बीवी में घुस रह सकते थे। भाई ग्रेजुएट हूं, अच्छी तैयारी चल रही थी, बैंक पीओ में होने वाला था काम, पापा पुलिस में सिपाही रहे, दादा अंग्रेजों के टाइम पे घोड़े पर चलते थे, फिर आजादी के आंदोलन में रहे। मैं थोड़ी मेहनत और करता तो 100% नौकरी ले लेता, लेकिन नौकरी छोड़कर इस आंदोलन को चुना जाते धक्के थे। जाना यानी कितना पैदल चलना पड़ता है, कभी कभी भूखा भी रहना पड़ता है। इसको चुना, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ते कि मेरे बाद की जो नस्ल है, जब वो खड़ी हो तो गर्व से खड़ी हो, उसका जाति के नाम पर तिरस्कार ना हो। हम वही लोग हैं, हमारे ही परिवार में हत्या हो जाती थी और एक पुलिस वाले घंटा मारता था, हमारी 100 की बेटी तक हो जाती थी। आज मेरा एक गांव का कार्यकर्ता भी अगर गांव में गलत होता है तो वो एसएसपी के सामने जाकर खड़ा तो उससे पूछता है सवाल, वो डरता नहीं है। इसी चीज की आज सब लोगों को परेशानी है कि ये दलितों के बच्चे, बैकवर्ड के बच्चे, मुसलमानों के बच्चे पढ़ करके आगे की ओर बढ़ रहे हैं और अपने हक अधिकार मांगने की तरफ अग्रसर। मैं आपसे भी यही चाहता हूं कि आपके गांव में जो संगठन का कार्यकर्ता आपको लगता है कि अच्छा लड़का है, उसका कंधा मजबूत करे, उसकी पीठ थपथपाकर आगे आगे की ओर भेजने का उसको काम करें आप। मैं चाहता हूं पैसे से बीजेपी के लोगों से, जिसके लोगों से कभी जीत ही नहीं सकते, उनका अथाह पैसा है और मेरा गरीब समाज है, सुबह मजदूरी करता है, शाम को जब रोटी बनती है। लेकिन हाँ, एक ताकत है हमारे पास, हमारी जनसंख्या जो हमारे गांव में निवास करते हैं, भारत का कोई गांव नहीं या हमारे लोग क्या रहते हैं। अगर कोई सवाल पूछता तो बताइए उसको। आज तक क्या चंद्रशेखर भाई किसी मामले से पीछे हटे हैं? नहीं। कोई मामला पूर्वांचल का हो, मेरे अभी भी याद है का मामला मुन्ना पासवान का, जब सारी सरकार पीछे पड़ गई, टंकियों में अनाज की टंकियों में जहर डाल दिया गया, मोटरसाइकिल, घर के लेंटर, गाड़ियां छोड़िए, गिलास, पानी पीने की कटोरियां तोड़ दी गई,
सारे नेता चुप थे। भाई चंद्रशेखर आजाद पहुंचे वहां, कहा वैसे ललकार के योगी जी को कि माननीय योगी जी, ये समाज इतना कमजोर नहीं है, इसके साथ कोई खड़ा नहीं हो। अभी अंबेडकर नगर में निखिल राव जी के जिले में हत्या हुई, वहां पहुंचे। मुझे ये लगता है कि यहाँ का कोई भी मामला ऐसा नहीं जो बीमार भी ना हो पाती। भाई चंद्रशेखर आजाद चले जाते हैं, मैं चला तो मेरी टीम जाती है। अभी शायद आजमगढ़ का मामला था, डॉक्टर पी के साहब गए, एक बच्चे की हत्या हो गई थी, आजमगढ़ का इतना था, आजमगढ़ का मामला जो कभी उठती आवाज नहीं उठती थी, आज आवाज उठने लगी। जो लोग गलत करते हैं वो जेल जाने लगे। बस अब एक ही ताकत की आवश्यकता है, राजनीतिक ताकत की। जिस दिन वो दे दोगे तो पूर्वांचल की सबसे बड़ी समस्या का समाधान किया जाएगा। आप जानते हैं पूर्वांचल की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पूर्वांचल, ये यूपी का पूर्वांचल और बिहार का एरिया, इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? रोजगार है। यहाँ का आदमी पूरे विश्व में पाया जाता है, फैक्ट्री का मालिक नहीं पाया जाता। यहाँ का आदमी वहां मजदूरी करता पाया जाता है, सफाई करता पाया जाता है, फैक्ट्री में नौकरियां करता पाया जाता है, छोटे छोटे काम पूरे देश के अंदर पाया जाता है, पूरे विदेशों में पाया जाता है। शोषण के आधार पर जब उसकी हत्या हो जाती है, करंट लगने से मौत हो जाती है, बीमारी से मौत हो जाती है, तो माँ बाप यहाँ पूर्वांचल में बैठकर रोते रहते हैं। वो कहीं मुंबई, कहीं बैंगलोर, कहीं कर्नाटका, वो वहां उसकी लाश लड़ती रहती है, चेहरा नहीं देखता। ये पूर्वांचल की सबसे बड़ी समस्या है, और इस समस्या के पर आज तक कोई बोलने वाला नहीं है। समस्या का समाधान कोई नहीं कर पाता, वरना नियम बने, चाहे तो मुख्यमंत्री नियम बनाए। पूर्वांचल में रहते हैं ना, गोरखपुर रहते हैं ना माननीय मुख्यमंत्री, चाहे तो समस्या का समाधान बनाए, करे कि जो व्यक्ति पूर्वांचल से बाहर जाएगा काम करने और उसके साथ कोई घटना घट जाती है तो उसके परिवार के लोगों को 10 लाख रुपए सरकार ने बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो मेहनत करने वाले सारे लोग कौन है? वो मेरे परिवार के लोग हैं साहब। मैंने देखा ना जाने कितनी घटनाएं पूर्वांचल के लोगों के, गुजरात में पैसे मार दिए, हत्या हो गई, तो सुनने वाला नहीं, बीमार की टीम मरती है, वहां से लाश उठा कर लाती है। अभी कुछ दिन पहले गुजरात में हत्या हुई बंगाल के साथी की, तो गुजरात से लाश बंगाल भिजवाई, और आप समझ नहीं सकते उस बच्चे की मां कैसे सीज दे रही। कौन कहूंगा, कहने लगे बेटा कभी जरूरत हो फोन की तो हम तैयार हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए लड़ना चाहते हैं साहब, तो भीम आर्मी के लोगों के कंधों को मजबूत करने का काम कीजिए। यहाँ हमारे अध्यक्ष प्रधान बोध में ये देखिए, यह लड़का पिछले 7 साल से लगातार लड़ रहा है। कहीं कोई घटना हो जाए, मुकदमे ना जाने कितने हो गए, किस लिए? ये सब आप ही के लिए हुआ, इसका घर का कुछ फायदा नहीं हुआ, जो हुआ नुकसान हुआ वो हमारे जिलाध्यक्ष है। ये अच्छा खासा पैसा है डॉक्टर जी का, लेकिन यहाँ हमारे साथ यहाँ लड़ते हैं। इनके कंधे मजबूत कीजिए साहब, इनके कंधे मजबूत कर दोगे तो मैं लिख कर देता हूँ आपको, मैं लिख कर देता हूँ, चाहे पुलिस प्रशासन हो और चाहे सामंती व्यवस्था के लोग हो, शोषण नहीं कर पाएंगे। मैं जब आया था मैंने देखा कि कुछ सामंतियों ने बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को हटाने का प्रयास किया। मैंने पूछा अपने साथियों कि तुमने क्या किया? कि साहब बीमारी पूरी प्रचंड ताकत है। उन्होंने बताया कि यहाँ हमारे स्वर तो कर सकते हैं, बाबा साहब की प्रतिमा नहीं हटेगी। अब सोचिए लोग अगर एक बार अपने सही वोट को जान जाए, अपने सही आंदोलन को जान जाए, गांव गांव समझाए, बहनों को भाइयों को समझाए कि अब आगे हमें आगे करना क्या है, तो समझ सकते क्या हो सकता, जानते क्या हो सकता। आज स्कूल प्राइवेट किए जा रहे हैं। अगर आपको MBBS करना है, आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो कई लाख करोड़ रुपए फीस लगने लगी दोबारा से। सारा स्कूल बहन जी सुन लीजिए, काम आएगा, ये काम आएगा, माता जी सुन लीजिए, लाखों करोड़ों फीस लगती है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए। और अगर आपकी अपनी सरकार होगी तो एक सिग्नेचर से सारे स्कूल जो प्राइवेट है सरकारी हो सकते हैं साहब। आपके इस देश की समस्या क्या है? किसान की, जवान की, मजदूर की क्या समस्या है? बच्चों की पढ़ाई,
और इलाज, यही तो समस्या है। रोटी तो हम कमा रहे हैं सुबह से शाम तक 400-500 की मजदूरी लेकर के कमा रहे हैं। कौन सा व्यक्ति मजदूरी से रोटी नहीं कमा रहा, सब कमा रहे हैं। अगर इस देश में शिक्षा फ्री कर दे, ये कह दे कि मुख्यमंत्री का बेटा, डीएम का बेटा, विधायक का बेटा, मुझ जैसे गरीब का बेटा, आप जैसे गरीब का बेटा एक स्कूल में पढ़ेंगे, तब होगी बराबरी, तब होगी। यहाँ पर अगर विधायक बीमार पड़ जाए तो उसके लिए बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वो वहां 10 लाख जमा कर सकता। और यहाँ एक रिक्शा चलाने वाला, खेती करने वाला मजदूर बीमार पड़ जाए तो उसके लिए सरकारी हॉस्पिटल है, वहां भी वो धक्के खाए जाते हैं। वहां कब उसकी मौत होती है पता नहीं। ये लड़ाई है, ये लड़ाई गलत है। हम लोग बताइए, अगर ये लड़ाई गलत तो छोड़ देते हैं आज। ये लड़ाई है, इसको लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई तभी सफल हो सकती है जब आपका कोई आदमी वहां विधानसभा में बैठा हो, वहां संसद में बैठा हो। तो मैं यही निवेदन करता हूं कि जाओ, जाकर भीम आर्मी का प्रचार करो, प्रसार करो, आजाद समाज पार्टी का प्रचार प्रसार करो। और ये भी बताओ कि क्यों लोगों को भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोगों से जुड़ना चाहिए, ये भी जाकर के बताओ। ये भी जाकर के पूछो कि जब किसी बेटी के साथ, भाई के साथ गलत होता है, जब प्रशासन राजनीतिक ताकत का दुरुपयोग करके गलत करता है, तो सिर्फ भीम आर्मी मात्र एक ऐसा संगठन है जो आपके साथ आकर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने का काम करता है। जाकर बताओ। मैं ये कह रहा हूं, व्यवस्था बदल जाएगी, समय बदल जाएगा। जो व्यवस्था कभी इस देश में सम्राट अशोक ने स्थापित की थी, वो व्यवस्था आप पुनः खड़ी हो जाएगी साहब। लेकिन उसके लिए वो बहुसंख्यक आबादी, बहुसंख्यक तो जानते हो जिनकी आबादी ज्यादा है, वो बहुसंख्यक आबादी, उसको सुधारना होगा, उसको अपना जमीर जमाना होगा, उसको लोकतंत्र का मतलब समझना होगा, उसको वोट की ताकत जाननी पड़ेगी और अपने अधिकारों के प्रति लड़ते हुए खड़ा होना पड़ेगा। जो लोग ये सोचते हैं कि हम इस आंदोलन में मर ना जाए कहीं, प्रकृति का सिर्फ एक नियम है, दूसरा प्रकृति का कोई नियम नहीं है कि जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा, जो चीज पैदा हो रही है वो नष्ट होगी, ये प्रकृति का नियम है साहब। मेरा जन्म हुआ मैं मरूंगा, आपका जन्म हुआ तो आप भी मरेंगे। लेकिन अगर इस आंदोलन को लड़ते लड़ते मर जाते हैं तो लोग शहीद कहेंगे, लोग पूजा करेंगे और सिर्फ अपने घर को चलाते चलाते मर जाते हैं, तो आपके घर के लोग की एक पीढ़ी आपको याद रखेगी, दूसरी पीढ़ी को भी भूल जाएगी। मौत से घबराने की जरूरत नहीं है, मौत तो आनी आनी है एक ना एक दिन, पर वो समय होगा। अगर इस आंदोलन में जल्दी आ जाएगी तो सही। तो मुझे ऐसा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि जो साथी यहाँ आए हैं, यहाँ बैठे हैं, सुबह से इंतजार कर रहे हैं, वो आज इस आंदोलन को सींचने का काम करेंगे, इस आंदोलन को बढ़ाने का काम करेंगे। वो भाई चंद्रशेखर आजाद पूरे देश में कर क्या रहे हैं उसको बताने का काम करेंगे। वो बताएंगे कि भीम आर्मी के लोग किस प्रकार से रात दिन लड़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। वो जाएंगे गांव गांव जाकर मीटिंग करने का काम करेंगे, सब लोगों को एक जगह जोड़ने का काम किया जाए। मुझे पूरी उम्मीद है ये काम आप सब लोग करेंगे। यहाँ मन पर बैठे तमाम साथी, मेरी बहनें, जिनका मैं शुक्रिया अदा नहीं कर पाया, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। छोटी बहन जो बहुत अच्छा, ये छोटी बहन नाम तो मैं नहीं जानता, ये जो गीत गा रही थी मेरे भाई, बहुत अच्छा आपको गीत गा रहे थे। उससे उत्साह, भगवान जन्म जब गीत बजता है तो एक अलग ही ताल जो है वो सुनने को मिलती है, खनक मिलती है। तो मैं छोटी बहन का भी आभार व्यक्त करता हूँ, अपने गायक साथी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ बैठी आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी की प्रदेश कमेटी, मंडल कमेटी, जिला कमेटी का आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ की आयोजक कमेटी के नाम में ले दूं, मंडल संयोजक ब्रजपाल बोध, जिला संयोजक राकेश कुमार जी, मंडल सह संयोजक राधे प्रताप जी, मंगल सिंह राव, सरगम जी, सौरभ सरगम, प्रदीप कुमार जी, अमरनाथ बागी जी, जिला प्रभारी जावेद पठान जी, जिला प्रभारी कीर्ति भारती जी, जानकी अध्यक्षता महिला मोर्चा संगीता जी, जिला संयोजक बस्ती अजय कुल सेठ, सिद्धार्थनगर रमेश भुटिया, मंडल सचिव बस्ती काशीनाथ मौर्य, जिला सचिव गोरखपुर प्रीताजाद। आप सभी का आभार इतना मजबूत कार्यक्रम कराने के लिए। अब एक साथी जिनका मैंने परिचय किया, आप मुझे बताया तो भाई बैकवर्ड के साथी है राम सिंह चौधरी जी। हाँ राम सिंह चौधरी जी,
आज राम सिंह चौधरी जी अपने इसलिए आंदोलन में आ रहे हैं भाई मैं मारा मैं 20 साल से बसपा में आंदोलन चलाया और मैं नहीं बता सकता क्यों आए हैं। कभी बैठो उनके पास इनसे पूछना ही बीमार सफाई पार्टी में क्यों आए थे, वो बताएंगे कि जहां आंदोलन समाप्त करके सिर्फ जो है खुद के वर्चस्व की भावना रह गई हो, वहां तो आदमी मिशन की आदमी तो रुक नहीं सकता। तो मैं राम सिंह चौधरी भाई का स्वागत करता हूं और ये वादा भी करता हूं, ये वचन भी देता हूं कि ये जो पूरी टीम ये मजबूती से आपके साथ खड़ी है, परिवार की तरह खड़ी है, खुशियों की तो भी खड़ी है, दुखों की तो भी खड़ी है, बिल्कुल मजबूती के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। चंद लाइनों से अपनी बात खत्म करूंगा, लाइनें बहुत पुरानी है लेकिन गौर से समझिएगा। साथियों, बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते। बुलबुल समझता है? कितने लोग जानते हैं बुलबुल क्या होती है? अरे छोटी सी चिड़िया होती है। अरे बाज जानते हैं बाज क्या होता है? ये बड़ी चिड़िया। बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते और बुज़दिलों के सरों में कभी ताज नहीं होते। बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते, बुज़दिलों के सरों में कभी ताज नहीं होते। इस कौम को पट्टी है सर झुका कर चलनी आदत। आपको बता दूं, बुलबुल वो जो आज इस देश पर राज कर रहे हैं, जिन्होंने सारे पैसे जमीन यहाँ की हड़प रखी है। और बात हम लोग जो इतने बड़े हैं, आज हम बुलबुल के पंजों में फंसे हुए हैं। सुधरो, बुलबुल के पंजों से आजाद हो और उस बुलबुल को बताओ कि हम बाज है, ये आसमान धरती ऊपर तक ये हमारा है, ऊपर राज करने का अधिकार भी हमारे। जय संविधान।